कुछ रोग हमारे पहले से डिसाइडेड होते हैं, और कुछ रोग जो होते हैं वो हम अपने नित्य कर्म जो हमारे होते हैं, डेली के जो हमारे वर्क हैं, उसके कारण से हम कुछ रोगों को ले लेते हैं, या हम अपनी प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो नहीं करते, या जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार हम अपनी दिनचर्या को नहीं चलाते हैं। तो गोचर भी, यानी कि जो प्लेनेट है, गोचर भी, वो हमारे क्या नाम है, रोगों के लिए कारण बन जाता है। बहुत सारे बार ऐसा देखा गया कि जो डिजीज उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, बट उसने क्या है कि गलत संगत में पड़कर या किसी भी प्रकार से अपने प्लेनेट को खराब कर दिया। अब जब प्लेनेट को खराब कर दिया तो वो रोग उसको होगा ही होगा। एक बात। तो बात ये आती है क्या, कि अगर कोई भी डिजीज यानी बीमारी हमारी जन्म कुंडली में नहीं है, तो अगर हमको हो रही है, तो इसके लिए हमारे प्रेजेंट टाइम के जो कर्म है वो इंपॉर्टेंट है। यही बात तो होगी ना। जी प्रेजेंट गुरु। टाइम पे जो हमारे कर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसका दूसरा भी प्रारूप हो सकता है क्या, कि जो हमारी जन्म कुंडली में जो बीमारी है, डिजीज है, हमारे कर्मों के द्वारा वो टल भी सकती होगी। हाँ, ये भी बात सही है कि मान लीजिए कुछ डिजीज ऐसी हैं जो आपको जन्म कुंडली में देखने से पता चल रही है कि भाई ये, इसको बीमारी ये है, लेकिन मतलब है या हो सकती है, कब हो सकती, क्या क्या दशाएं होंगी, वो सब यहाँ बात करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो बीमारी थोड़ी बहुत ही उसको होगी, या नहीं होगी, या पता भी नहीं चलेगा हुई या नहीं हुई। तो क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, हमारा कर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर जब बात आती है कि जब कर्म ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर ज्योतिष क्या करेगा। देखिए, ज्योतिष आपको ये बता देगा कि आपको इन इन चीजों से सावधान रहना है। अगर आपने ये हरकत करी, या ये चीजों को फॉलो नहीं किया, तो आपके सामने ये रिजल्ट होगा। ये आपको पहले वो अंदेशा देगा, जिसको आप 80 से 90% हॉरोस्कोप में लगा देंगे, और आपको रिजल्ट वही मिलेंगे। क्योंकि आप आजकल की जो लाइफ है, या जो आजकल का रहन सहन है, ढंग है, विचार है, संगत है, आप देखेंगे उसमें इतना आदमी मैच्योर नहीं है। उतना आदमी मैच्योर नहीं, उतना वो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है। और शास्त्र भी इसीलिए पढ़ता है, सोचता है कि शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि उसको पढ़ने से हमें हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होता है, शास्त्र को फॉलो करने से आपके साथ अच्छा होता है। तो ऐसी विचारधारा के व्यक्ति भी अब बहुत कम लोग हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जन्म कुंडली में जो योग हैं वो 90-80% तक उस व्यक्ति के ऊपर काम कर जाएंगे। 5-10% ऐसी कुंडली आपको मिल सकती है जिसमें आप जो रोग बताएं वो रोग उसको ना हो। और जब आप देखेंगे कि वो रोग उसको क्यों नहीं हुआ, तो जब आप उसकी दिनचर्या को एक बार देखेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, अच्छा इस कारण से इस व्यक्ति को रोग नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। तो ज्योतिष आपको ये बता सकती है कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं आने वाले समय में। अब वो समस्या आपके सामने आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, आपके कर्म। अगर ज्योतिष की सलाह लेकर के आपने उन कर्मों के अनुसार जो ज्योतिष ने कर्म आपको बोले थे, अगर वो आप कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो रोग आपको नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो रोग पक्का आएगा, और हो सकता है दो चार रोग और आ जाए। तो ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बल्कि पूरी ज्योतिष का ही सिद्धांत इसी के ऊपर बेस्ड होता है। कि जो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए हम ज्योतिष नहीं मानते, देखिए हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वहां दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो घटना जो आप बता रहे हैं वो घटित होने का उसका टाइम नहीं आया, या टाइम आया और चला भी गया होगा, लेकिन उसके कर्म इस प्रकार से थे जो उसको बचा ले गए। तो इंपॉर्टेंट ये भी इसीलिए बहुत सारे ज्योतिष में ये कहा जाता है, क्योंकि अब तो ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं। और ठीक है, मतलब एक ज्योतिषी को क्या केवल एक ब्रांच ही जानना चाहिए। तो हमारा इतने साल का अपना एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे लगा, पहले मैं कहता था कि अगर कोई व्यक्ति एक ब्रांच जानता है तो वो सफिशियंट है। बट आज इतने सालों में मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि अगर आप कोई एक ब्रांच जानते हैं तो वो सफिशियंट है। देखिए, सफिशियंट वर्ड तो ज्योतिष में होता ही नहीं है। सही बात गुरु जी। सफिशियंट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप जितना जाते जाएंगे आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजी में आसानी से समझ में आ जाती हैं,
और कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जो किसी एक एस्ट्रोलॉजी में समझ में नहीं आती। आज अगर मुझसे आप पूछें क्या एक एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से पढ़ करके हम किसी व्यक्ति के बारे में सभी कुछ जान सकते हैं, तो हमारा आंसर एक लाइन में होगा, हाँ आप जान सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या आप एक पूरी एस्ट्रोलॉजी को परफेक्टली क्या आप पढ़ भी सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। नहीं क्योंकि अगर नहीं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में D1 चार्ट, यानी जिसको आप जन्म कुंडली कहते हैं, दुनिया उसी को देख के जो फलादेश या प्रेडिक्शन कर रही है, उसका रोल ही केवल 30 से 40% का है। बल्कि जी वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो डिविजनल चार्ट्स हैं, जो वर्ग कुंडली हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब उसको कितने ज्योतिषी यूज करते हैं, नाम के लिए तो खोल लेते हैं, क्या उनको वाकई वो चीज देखना भी आता है? तो ऑब्वियस है कि नहीं आता है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ दूसरी एस्ट्रोलॉजी है जो कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको हिट करने लगते हैं। लेकिन वो भी अगर आप पूरी जाने तो, अगर आप पूरी नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे BNN है, भृगुनंदी नाड़ी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है तो आपके घर के सामने या ये आपके साथ होगा, तो 50% लोग कहते हैं नहीं हमारे साथ ये नहीं है, और 50% कहते हैं हाँ ये है। तो ये क्यों अंतर आ गया? क्योंकि जो BNN के जानकार हैं वो भी पूरी बात नहीं जानते, वो भी पूरी बात नहीं जानते। मतलब क्या लॉजिक है कि दिक्कत ये है कि एक पीछे वाला प्लेनेट आगे की तरफ चलेगा तो वो अपनी क्रिया, तो अपने वो कारकत्व के अनुसार उसका फल देगा। जैसे एग्जाम्पल हुआ कि अगर शनि आपकी कुंडली में, शनि और चंद्रमा की युति है, तो शनि चंद्रमा सब लोग कह रहे हैं विष योग है, विष योग है। हमेशा नहीं हो सकता ना। विष योग है क्या? विष योग यो है कि चंद्रमा शनि के प्रभाव से दूषित हुआ ना। कौन दूषित हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा दूषित हुआ। कब? जब चंद्रमा शनि शनि, से। तो यानी जब शनि पीछे होंगे और चंद्रमा आगे होंगे, तब तो शनि चंद्रमा की तरफ चलेंगे। जी। अब कहीं जैसे मान लीजिए शनि 4 डिग्री के और चंद्रमा 8 डिग्री के हैं, अब कौन किसके पीछे लगा हुआ है? चंद्रमा लगा है। कैसे भाई? शनि चार नहीं, डिग्री शनि लगे हैं ना, शनि चार हाँ, डिग्री के शनि हैं, वो 8 डिग्री शनि के चार हैं। डिग्री के और चंद्रमा 8 डिग्री के हैं, तो कौन किसके लेकिन पीछे लगा है? हाँ। गुरु शनि जी हुआ शनि पीछे, गुरु शनि। जी। तो गुरु जी शनि इस हिसाब चंद्रमा से के तो, पीछे हाँ। इस हिसाब से तो गुरु जी शनि देव चंद्रमा जी को पकड़ ही नहीं पाएंगे कभी। नहीं नहीं, जब फिर यह बात आती, जब आपका बर्थ हुआ, ये तो गोचर की बात में आपने समझा ना। जब जी आपका जन्म हुआ तो जन्म के समय जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति थी वो एक फोटो खिंच गई, और वो फोटो आपके जी सामने वही जन्म कुंडली आ गई। अब वो तो नहीं चेंज होगी ना। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 4 डिग्री के और चंद्रमा 8 डिग्री के हैं, तो आप क्या कह देंगे कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा है, मतलब चंद्रमा आगे बढ़ते जा रहे हैं, फास्ट मूविंग है? क्योंकि आपकी कुंडली में तो शनि चंद्रमा के पीछे लगे थे तब आपका बर्थ हुआ। सही बात। तो जो आपकी कुंडली में जब बर्थ हुआ तो आपके अनुसार देखेंगे कि शनि चंद्रमा के पीछे लगे हुए हैं। तो शनि चूंकि कर्म के कारक हैं, तो चंद्रमा के जो भी चीजों को होंगी, क्या होगा, ट्रांसफर होगा या क्या ना मार्केटिंग की जॉब होगी, या अपनी जॉब में आदमी इधर उधर घूमेगा, घूमने फिरने का काम होगा, या भोजन का काम हो सकता है क्योंकि चंद्रमा फूडिंग है, उसका काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है। तो ये सारी चीजें तब आप बताएंगे। लेकिन वही सीन सेम, अभी चलिए डिग्री भी सेम रख दे, शनि 4 डिग्री के चंद्रमा 8 डिग्री के, अब शनि वक्री हो गए, तो शनि चंद्रमा के पीछे कहाँ जाएंगे? वक्री होने के मतलब वो पीछे चलने लगे ना। रिवर्स चलने लगे। मान लिया ये युति, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10वें भाव में बनी है, शनि और चंद्रमा की, शनि 4 डिग्री के चंद्रमा 8 डिग्री के। अब अब जो है शनि 4 डिग्री के हैं लेकिन वक्री हैं, तो शनि अब 9वें घर में जो बैठा प्लेनेट है उसकी तरफ चल रहे हैं ना। जी। तो ये बात फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। अब तो यहाँ कुछ मतलब नहीं रहा शनि चंद्रमा का। तो जब तक आप जैसे आप लोग भी शुरुआत में बोलते थे कि हमारी बुध शुक्र की युति, भाई बुध शुक्र की युति पहले देखो है या नहीं है, मानी कब जाएगी? जब पांच बुध डिग्री के शुक्र है अंदर या करे शुक्र वो। बुध है, दोनों अंतर है। बुध शुक्र है या शुक्र बुध है, दोनों में अंतर आ जाएगा। यानी पहले उसको बोला जाता है जिसकी डिग्री कम है। कम है, हाँ जी, आपने बताया था गुरु जी, 2-4 दिन पहले ही बताया था। जी, जिसकी डिग्री कम है उसको पहले बोला जाएगा, जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको बाद में लिखते हैं। तो बुध शुक्र है कि शुक्र बुध है?
अब अगर बुध शुक्र हुआ तो बुध क्या हुआ, आपकी आपका वो जो मतलब बिफोर मैरिज जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं तो चलने वाला अफेयर, तो वो बुध शुक्र की तरफ जा रहा है। ये आपकी एजुकेशन भी बुध हो गई, जितने इंटरव्यू देते हैं वो आपके बुध हो गए, वो शुक्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति शुक्र से संबंधित जो चीजों की पढ़ाई होती है वो करेगा, और आप ये कह सकते हैं कि अपनी एजुकेशन लाइफ में शुक्र की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त अपोजिट सेक्स की तरफ उसका बड़ा रुझान होगा। अब जरा यही युति पलटा दीजिए, शुक्र और बुध कर दीजिए, तब क्या होगा, तब तो उल्टा हो गया ना, अब तो सारा काम, अब तो सारा काम उल्टा हो गया ना। तो जो ये बोला जाता है कि ये हमारे में योग बने, ये योग बने, ये इस प्रकार से नहीं देखे जाते। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, इसके देखने के डिग्री ये बेरन आपको बहुत अच्छा बताती है, लेकिन अब उसके जानकार कितने डिग्री देख ही नहीं रहे हैं, बस ये योग पढ़ लिया कि ऐसा होता है, उसी कहानी सुना, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी ज्योतिष आप लीजिए, पहली बात तो कोई भी ज्योतिष लीजिए उसकी डीपली नॉलेज रखिए, और दूसरी बात कि आप एक से ज्यादा ज्योतिष की नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का आंसर जो होता है आपको एक ज्योतिष में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, दूसरी ज्योतिष उसका आंसर तुरंत आपको देखते ही मिल जाता है, या दूसरी जी। ज्योतिष थोड़ा टिपिकल लग रहा है, पहली ज्योतिष उसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि हम लोग को तो फलादेश करके उस व्यक्ति के बारे में बताना है ना। सही। हमें कई तो ये लेयर से गुजरेंगे है कि तो मैं आप वैदिक में बता रहा हूँ, कि मैं नाड़ी से बता रहा हूँ, कि मैं लाल किताब से बता रहा हूँ, कि मैं जैमिनी से बता रहा हूँ, उसको कहेगा आप क्या यूज करो, मुझे क्या लेना देना, हमको तो आप बताओ ये क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अच्छे ज्योतिषी आजकल एक से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, रखना भी चाहिए। शुरुआत में बहुत साल पहले मैं भी ये कहता था नहीं एक ज्योतिष से काम चल जाता है, हकीकत है कि नहीं चल पाता। सबसे बड़ी बात गुरुजी, जो डॉक्टर भी बनते हैं उनको पूरी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, स्पेशलिस्ट एक के होते हैं ना, तो ऐसे हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी वही है। बिल्कुल सही बात है, सबकी नॉलेज, क्योंकि सबका ब्रांचिंग है ना, जी। ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग वहां से निकल के आया है। तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम ले, एक यहाँ पर एग्जांपल ले, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप ही के ग्रुप में एक शायद मिश्रा जी, बहुत सारे लोगों को दिखाया मेरे ऊपर कब ये दिक्कत खत्म होगी, शायद उनका कोई कोर्ट केस है या जो भी है, बोले ऐसा कुछ लिखा था, मैं तो इंस्टीट्यूट में था तो मैंने ऐसे पढ़ा, फिर हमें दिमाग से भी उतर गया। तो अब अगर आप वैदिक लगाएंगे तो कोर्ट केस कहाँ से देखे जाएंगे, 12वां भाव। हैं, छठे छठे घर हाउस, से गुरुजी। छठे भाव। रोग ऋण शत्रु, छठे हाउस से आप देखेंगे ना, छठे हाउस से स्टेज किससे मिला हुआ है, कैसा कमजोर है कि क्या है क्या नहीं है, अब स्ट्रांग है कि कमजोर है, लग्न लग्नेश की क्या स्थिति है, ये देखेंगे। फिर कौन सा डिविजनल चार्ट इसके साथ कौन सा लेंगे, इसके साथ D9 डिविजनल चार्ट लेंगे, इसके बाद D30 भी यहाँ पे डिविजनल चार्ट लिया जाएगा, त्रिशांश कुंडली। अब तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप ये सारी बातें बताएंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये सारी बात बताएंगे। हकीकत है कि गलत है, यही यही फार्मूला है, कोई और फार्मूला है, यही है गुरु जी। यही फार्मूला है। यानी कि पहले आप क्या देखेंगे, लगन कुंडली देखेंगे, लगन कुंडली में लगन देखेंगे कि कैसी है, मजबूत है कि क्या है, लग्नेश की क्या स्थिति है, फिर देखेंगे सिक्स हाउस की क्या स्थिति, कौन से हाउस से वो दृष्ट है, किस प्लेनेट से दृष्ट है, कौन सी कर्तरी में बैठा है, फिर उस प्लेनेट की स्थिति D9 में क्या है, D30 में क्या है, D30 की लगन क्या है, अष्टम क्या है, छठा भाव का क्या है, वहां आपस में क्या संबंध है, फिर जो अष्टमेश का नौमांशपति त्रिशांशपति है उसकी क्या स्थिति है D1 चार्ट में, फिर यह छठे का नौमांशपति और त्रिशांशपति की D1 चार्ट, D9 चार्ट, D30 में क्या स्थिति है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करते 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 आप क्या, आप जो है वहां तक पहुंच पाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई तो, जी गुरु जी। हाँ, तब आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम, ये तो है ही, ये किसका रूल है, ये वैदिक का रूल है, ठीक है। अब अगर हम कहें यहां अगर आप लाल किताब लगाइए तुरंत आपको आंसर मिल रहा है, लाल किताब लगाइए तो तुरंत क्या मिल जाएगा, आंसर। क्यों, क्योंकि लाल किताब में लगन
कुछ नहीं होता। हमेशा कौन सी लगन होती लाल किताब में? मेष मेष लग्न। लगन। मेष लगन काल पुरुष की कुंडली होती है। जी जी। और वहां पे काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन है, तो आप लगन बना लीजिए। और जो जो आपकी कुंडली में जो प्लेनेट जिस राशि में, राशि को छोड़िए, राशि ले लीजिए, भाव ले लीजिए, जो भी लेना चाहे, तो आप उस भाव में बैठा दीजिए। आप उस भाव में बैठा दीजिए। जैसे मान लीजिए चौथे घर में कोई प्लेनेट बैठा है, वो जिस राशि में हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पे भाव ले लीजिए, चौथे भाव में आप उस प्लेनेट को डाल दीजिए काल पुरुष की कुंडली में। कर्क राशि में आ जाएगा। जहां कर्क राशि में आ जाएगा। ऐसे जन्म कुंडली में आपके चौथे भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो वो पता नहीं किस राशि में, वो लगन पे डिपेंड करेगा कि लगन कौन है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो कर्क राशि में ही होगा। छठे में कोई भी होगा तो कन्या राशि का ही होगा। आठवें में कोई भी होगा तो वृश्चिक राशि का ही होगा। इस प्रकार से आप लाल किताब की बना लेते हैं। और लाल किताब भी किसके ऊपर चलती है? कारक के वैदिक पे। ऊपर। सिग्निफिकेटर पे चलेगी, कारक पे चलेगी। अब कोर्ट केस किससे देखा जाता है? छठे घर से। नहीं, वो तो हो गया आपका वैदिक। अब हम लोग तो आगे लाल किताब में ना, किताब में क्या हो जाता है कि हम केवल प्लेनेट को पकड़ लेते हैं। तो लाल किताब में कोर्ट का कारक प्लेनेट कौन है? शनि गुरुजी। शनि। शनि कोर्ट केस का। न्याय के होगी ना, न्याय। हाँ, कोर्ट केस, कोई भी कोर्ट केस आपको होगा तो कोर्ट केस में कारक प्लेनेट आपके शनि होंगे। अब शनि किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? कोर्ट केस में जज को और मजिस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि न्यायाधीश है ही है वो, तो जो भी न्यायिक व्यवस्था है, जो भी कोर्ट रूम है या कोर्ट है, उसके कारक प्लेनेट तो शनि माने जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके साथ राहु और केतु भी देखे जाएंगे। राहु क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। राहु क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और केतु क्या है? डिफेंस काउंसिल का लॉयर है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर केस हुआ, तो उसके अपोजिट पार्टी का जो लॉयर होगा वो कौन होगा? केतु गुरुजी या राहु? केतु जो अवरोध करेगा। केतु। अभी तो मैंने बताया, आप लोग उल्टा सुनते हैं क्या? राहु गुरुजी ने बताया था, पब्लिक राहु प्रोसिक्यूटर। तो बताया राहु पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? राहु। राहु यानी जो आपकी अपोजिट, जो भी आपके अपोजिट होगा उसका लॉयर जो होगा वो कौन होगा? राहु। और आपका जो अपना लॉयर है, जो डिफेंस लॉयर जिसको आप कहेंगे, वो कौन होगा? केतु। केतु होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी अगर हम आपकी कुंडली देखें, किसी एक व्यक्ति की कुंडली देखें, तो उस व्यक्ति की कुंडली में जो अपोजिट पार्टी का जो लॉयर है वो राहु है, और आपका अपना लॉयर क्या हो जाएगा? केतु हो जाएगा। इतनी बात नहीं समझ में आई? जी जी गुरु। अब यहां पे क्या देखना है, बस ये तुरंत पकड़ में आ गया। अब देखें कुंडली में शनि की स्थिति अगर खराब है, खराब कैसे होगी? शनि छठे, आठवें, 12वें में हो जाए, शनि क्रूर ग्रहों के प्लेनेट में आ जाए। क्रूर ग्रहों के प्लेनेट का मतलब हुआ कि पाप कर्तरी योग बना ले। और राशि भी ले लीजिए, अगर शनि नीच के हो जाए, छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? शनि की स्थिति खराब हो गई कि नहीं खराब हो गई? पाप कर्तरी में भी आ गए। पाप कर्तरी का मतलब आगे पीछे भी प्लेनेट, खराब प्लेनेट बैठे हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब बैठे हो, उनके शत्रु ग्रहों की उस पर कोई दृष्टि आ जाए, कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो उन पर, तो बताइए शनि खराब हो गए कि नहीं खराब हो गए? जी। खराब हो गई। जब शनि खराब होंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। अब वो केस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो उसको अब शनि को अब देखना पड़ेगा। शनि, उसके साथ साथ राहु और केतु को भी देखे। अब मान लीजिए उसकी कुंडली में राहु स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो क्या होगा? तो अपोजिट पार्टी का लॉयर उसके ऊपर हावी रहेगा। जी। तो अगर कुंडली में केतु स्ट्रांग होकर बैठा है तो क्या होगा? तो अपना हमारा वकील गुरुजी तो स्ट्रांग हमारा होगा वकील फिर। हावी हो गया। अब बात यह है कि अगर केस हुआ है तो ऑब्वियसली शनि वीक तो है ही है। केस हुआ है तो शनि क्या है? वीक है गुरुजी। ठीक है, तो उपायों के द्वारा शनि को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा गुरुजी। मजबूत करना पड़ेगा। और किसको मजबूत करना पड़ेगा? केतु केतु को। को। राहु करना को, पड़ेगा। केतु को मजबूत करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि केतु मजबूत होंगे तो आपका लॉयर मजबूत होगा।
और राहु को थोड़ा दबाना पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब बात ये आती है कि हमारे ऊपर केस कैसा हो सकता है। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि शनि कैसे घरों में गए हुए हैं, कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर शनि की स्थिति काफी कमजोर है तो ये कोर्ट केस लंबा भी चलता, कभी कभी लटक भी जाता, कोई फैसले नहीं आता। शनि की स्थिति अगर काफी कमजोर है, अब ये कमजोर कैसे, दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो वर्ष कुंडली में भी देखी जा सकती है, वर्ष कुंडली में भी देखी जा सकती है, और गोचर में भी देखी जा सकती है, और उस व्यक्ति की कुंडली में भी देखी जा सकती है। अगर गोचर में भी शनि कमजोर हो रहे हैं तो भी वो कोर्ट केस लटकने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। वर्ष फल की कुंडली में भी अगर शनि कमजोर आपको इस साल मिले तो भी गड़बड़ हो सकता है, तो भी कोर्ट केस लटक जाता है। लेकिन फिर भी आप शनि को उपायों के द्वारा क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अब मान लीजिए कि शनि जो है, शनि यदि आठवें और, चले पहले ले लेते हैं, शनि का मान लीजिए संबंध किसी भी तरीके से शुक्र से हो जाए, शनि का संबंध किससे हो जाए, शुक्र से। शुक्र से हो जाए, या अच्छा, शनि 7वें या 12वें भाव में बैठे हो, या वो भी ले लीजिए, क्योंकि लाल किताब कुंडली के अनुसार आप जन्म कुंडली भी ले लीजिए। 7वें 12वें भाव के जो स्वामी हैं, 7वें और 12वें भाव के जो स्वामी जन्म कुंडली के अनुसार, उनके साथ शनि का कनेक्शन हो रहा हो। क्या मैंने बोला, पहले तो शनि कमजोर हो, कमजोर अब तो पता चल गया ना आपको कैसे जी कमजोर हो सकते हैं, जी। नीच क्यों। आप वहां पे मैंने आपको षडबल देखना बताया हुआ है, षडबल देख लीजिए, अस्त देख लीजिए, शत्रु राशि में हो, नवमांश कुंडली में देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है, कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में हो तो कमजोरी होंगी, क्योंकि छठे 8वें 12वें में बैठना प्लेनेट तो कमजोर होता है, 8वें और 12वें में तो स्पेशली। तो शनि अगर कमजोर है, और कमजोर शनि का संबंध जन्म कुंडली में शुक्र के साथ हो जाए, या 7वें और 12वें में हो जाए, या 7वें 12वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए जन्म कुंडली के अनुसार, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो कोर्ट केस होगा वो कैसे, उसकी मैरिड लाइफ के रिलेशन के रिगार्डिंग होगा, डाइवोर्स का केस होगा, या हो सकता है कि कोई भी केस इस प्रकार का बन सकता हो, डाउरी का भी केस इससे बनाया जा सकता है, मतलब वो तो फिर खुलता चला जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आई बात नहीं आई? दूसरा, जी जी। अगर शनि अगर 8वें भाव या 11वें हाउस से संबंध रख रहे हो, यानी अगर 8वें और 11वें हाउस से संबंध रख रहे हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, 8वें और 11वें में वहां डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, उसमें कोई कब्जा कर लिया या कुछ भी इस प्रकार के आप केस में फंस जाएंगे, ठीक है। और 11th हाउस आपका क्या, प्रॉफिट है, तो कहीं आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां आप ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं तो कौन सा केस बन जाएगा, इनकम टैक्स का भी केस बन सकता है। क्या भाई उसका टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो वो कोर्ट केस इनकम टैक्स का हो सकता है। और क्या केस बन सकता है, 11th हाउस, अब प्रॉफिट ले रहे हैं तो चेक बाउंसिंग के केस आपके ऊपर हो सकते हैं 8th या 11th में, ठीक है, नोट कर लिया ना, 8th और 11th में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, चेक बाउंसिंग, इनकम टैक्स, और भी 8th 11th जिसका लॉर्ड है वहां से भी आप उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार के केस वहां पर बनाए जा सकते हैं। शनि यदि 5th हाउस से कनेक्ट हो जाए, भाई सब में शनि कमजोर होना चाहिए। अब पता चला आपने किसी कुंडली में शनि 5th हाउस में देखा और बोल दिया भाई आप पर ये केस होगा, और शनि वहां मजबूत है, तो नहीं होगा। पहले शनि को आप देख लीजिए कमजोर है कि मजबूत है, कमजोर है तब ये चीजें होंगी। शनि अगर कमजोर शनि 5th हाउस से कनेक्ट हो जाए, या 5वें में बैठ जाए कमजोर शनि, या 5वें भाव के स्वामी के साथ उनका कनेक्शन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए या युति हो जाए, तो चाइल्ड कस्टडी का केस हो सकता है, चाइल्ड कस्टडी का केस हो सकता है। समझ में बात नहीं आ रही? गुरुजी चाइल्ड कस्टडी क्या होती है गुरुजी, इसका मतलब? अब जैसे बच्चों वाला नहीं केस होता कि आप बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अच्छा, समझ गया गुरुजी, ठीक है गुरुजी। तो कम उम्र के बच्चों को आप अपने यहाँ रखे पड़े हैं, या उनसे काम ले रहे हैं, या वहां पर जो है ये भी आ सकता है, क्या नाम है, सेक्स, जो सेक्स रिलेटेड केस भी बन सकते हैं, या समझ में गुरुजी, समझ सकता है, मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई केस वहां पर होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। समझ में आई बात नहीं आई?
जी यदि शनि 4th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? तो घरेलू डिस्प्यूट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब शनि यदि 3rd हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए तो भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कोर्ट केस पड़ सकता है, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कोर्ट केस बन सकता है। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? तो इस प्रकार से आप चीजों को देखेंगे, इस प्रकार चीजों को देखेंगे, यानी सबसे पहले शनि कमजोर हो और उसका जिस हाउस से कनेक्शन जैसा हो तो वहां पर ये केस हो सकता है। अब देखिए उन्होंने ही वो कुंडली एक बार हमको भेजी थी तो हमें डाटा उनका मिला था, तो अब उन्हीं की कुंडली को अगर आप देखिए, जैसे ये शायद 27 मार्च 1980 उनका, देखिए ये कुंडली दिख रही है सबको? जी गुरुजी। ठीक जी है। आगे। शनि की पहली स्थिति कहां पर है? 11वें घर में है। जी जी गुरुजी। पहले देखिए शनि कमजोर है कि नहीं है। शनि कहाँ पे है? शत्रु राशि में है। बिल्कुल जी गुरुजी। गुरुजी। शनि और राहु के साथ है। हाँ गुरुजी, वैसे भी। और चलित चलित में वो 12वें भाव में चले जाएंगे। जी गुरुजी। जी तो शनि कमजोर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। 12वें में जाएंगे, कमजोर है। कमजोर लग रहे हैं। और यहाँ जरा वो भी देख लीजिए, षडबल देख लीजिए शनि का डबल कितना। षडबल कितना? 349 है। 349। और कितना बताया था शनि का होना कितना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? याद है किसी को? है किसी को याद है? देखिए अपने नोट्स उठाइए, याद ही नहीं रखते भाई आप लोग। बोला गुरुजी 350 के ऊपर रहना चाहिए जहां तक है। तो 349 कमजोर है, लिखवाया हुआ है सब, तो पढ़िए उसको। तो कुल मिला के शनि, अब शनि नवमांश में देख लीजिए, शनि नवमांश में कहां पर आ गए? शनि नवमांश में, 12वें भाव में शुक्र के साथ। हाँ 12वें में और धनु राशि में। और ये धनु राशि जी, यहाँ पर आएगी, तीसरे भाव में आएगी, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में पराक्रम। आएगी। और वैदिक ज्योतिष में शनि गुरु जो है शनि के जो है शत्रु लिए जाते हैं वैदिक में, जबकि बीएनएन में मित्र लिए जाते हैं, जबकि बीएनएन में मित्र लिए जाते हैं। अब जरा यहीं पे आप देख लीजिए, जन्म कुंडली में शनि एक तो शत्रु राशि में बैठे हैं, मंगल अपनी शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। जी। और राहु। मंगल जी और दूसरे घर का मालिक है मार्केश भी है मंगल इस कुंडली में, ठीक है, मार्केश भी है इस कुंडली में। और गुरु 6ठे हाउस के साथ से भी बैठे हुए, देखिए जी जी। गुरु 6ठे हाउस के लॉर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो राहु केतु के साथ बैठे हैं। तो शनि यहाँ तो गड़बड़ हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुजी। तो पहले हमने देखा शनि गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है, तो पता चला भाई गड़बड़ है, पता चला हाँ गड़बड़ है। अब जब गड़बड़ है तो अब देखेंगे इनके ऊपर कौन सा केस हो सकता है। तो शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं। जी जी अभी बताया 11th हाउस क्या है? प्रॉफिट इनकम टैक्स का कोर्स हो सकता है, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का कोई केस बन सकता है, या जो है क्या नाम है चेक बाउंसिंग का केस बन सकता है। तो यही इनके ऊपर केस है। तो गुरुजी सूर्य की जो है अंतर्दशा चल रही है चंद्र में। चंद्रमा की अंतर्दशा चल अभी सूर्य, इनके ऊपर जो केस हुआ था वो शनि की दशा में हुआ था। अच्छा, 2019। हमारे पास ये कुंडली इन्होंने भेजी थी ना, तो हमने बताया था। तो समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब बात ये आती है कि क्या होगा कोर्ट केस का, तो ये कौन डिसाइड करेगा? शनि तो कमजोर तो है, ये शनि को क्या करें? मजबूत करें पहली बात तो। जी। फिर अब केतु। देखिए कोर्ट केस में जीत होगी या हार होगी, इस बात का आंसर आपको प्रश्न कुंडली देती है। इस बात का आंसर आपको जन्म कुंडली से नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। फल दीपिका केवल कहती है कि लग्न और लग्नेश मजबूत अगर हैं और 6ठा भाव कमजोर है तो वहां पर व्यक्ति को जीत मिलने की संभावना होती है। लेकिन ये चूंकि शनि क्या धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है, और शनि क्या नाम है ज्यूडिशरी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि ये जो केस होता है वो क्या है, 2-4 दिन के अंत का केस होता है क्या। इसीलिए तो शनि का जो केस है, शनि का जो भी मतलब कोर्ट केस जो होता है वो लंबा चलता है।
कि 2-4 साल में सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या है? नहीं गुरुजी, कम से कम भी 2.5 साल तो उससे निकलते ही हो। एक हाउस को पार करने में लगते हैं, एक हाउस को पार करने में लगते हैं 2.5 साल। तो जी कहने का जी मतलब यहां पर ये हुआ कि यहां पर शनि का काम तो लंबा है, तो लंबा ही चलेगा। अब शनि जितना पीड़ित है उतना ही ज्यादा लंबा कोर्ट केस जाएगा। अब इनके हक में जाएगा कि इनके अपोजिट में जाएगा, ये कौन बताएगा? ये प्रश्न कुंडली बताएगी। ये कौन बताएगी? प्रश्न कुंडली गुरुजी। प्रश्न कुंडली बताएगी। और इसके साथ साथ और क्या चीज यहां पर होंगी? अब इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में तो कर्म है ना। तो कर्म क्या जी करेंगे? शनि को पहले मजबूत करें। अब इसमें उपाय भी आप लिख दीजिए कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो कोई कोर्ट हो ही गया, शनि कमजोर है, पहले तो इनको सजग कर देना चाहिए, भाई आप पर कोई कोर्ट केस हो सकता है। इन्होंने पहले हमको दिखाया था, तो हमने इनको पहले बताया था कि आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, और शायद बताने के 4-5 महीने या 3-4 महीने बाद ही इनके ऊपर हो गया था। लेकिन मुझे दिख गई थी कि इनकी अंतरदशा आने वाली है, और ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। तो तो यहां पर क्या है? कोर्ट केस हो गया। अब बात आई कोर्ट केस है तो उपाय तो करने ही पड़ेंगे आपको, बिना उपाय के तो कोई नहीं हो सकता। या फिर भाई प्रश्न कुंडली अपनी बनाते रहिए, बार बार हर बार प्रश्न कुंडली बनाएंगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां पर क्या है कि अगर उपाय की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बताया जाता है कि आप केतु को मजबूत करें, केतु को मजबूत करें। और केतु का उपाय किसके द्वारा किया जाता है? लाल किताब के अनुसार केतु का उपाय किसके द्वारा किया जाता है? गणेश जी का। अरे केतु का उपाय बृहस्पति के द्वारा किया जाता है। केतु का उपाय किसके द्वारा किया जाता है? बृहस्पति और बुध, बुध से राहु का। नहीं नहीं, बुध से राहु का नहीं। राहु का उपाय मंगल के द्वारा किया जाता है। राहु का तो मंगल और चंद्रमा बताया था गुरु जी आपने। वो वैदिक। मंगल का भाई। भाई देखिए, जब हम अभी लाल किताब लगा रहे हैं तो लाल किताब पे ही चलेंगे ना। जी जी गुरु जी। जब हम लोग लाल किताब लगाए तो लाल किताब के अनुसार ही चलेंगे। लाल किताब बता रहे तो लाल किताब के अनुसार। अब यही बात आप देखिए, वैदिक में अभी यही कैलकुलेशन करने में हम लोग को पौन घंटा लग जाता, लेकिन लाल किताब में देखते ही आपको आंसर आ गया कि नहीं आ गया है? जी गुरुजी। क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या सब लोग लाल किताब ही पढ़े? नहीं, नहीं वैदिक भी कुछ चीजों का आंसर तुरंत दे देती है, लाल किताब कभी कोई आंसर नहीं दे पाती। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? समझ में? जी तो जी गुरु जी। एक से ज्यादा ज्योतिष जानने में यही फायदा हो जाता है, एक से ज्यादा ज्योतिष जानने में यही फायदा। तो अब अगर मान लीजिए हम रेमेडी पे चलते हैं, तो केतु का जो उपाय होगा वो गणेश जी से होते हैं। गणेश जी की पूजा भी की जा सकती है, बिल्कुल करिए। आप बृहस्पति के द्वारा आप उपाय कर सकते हैं। तो क्या बृहस्पति के द्वारा क्या उपाय होगा कि बृहस्पति की चीजों का आप दान दीजिए। बृहस्पति की चीजें क्या है? चने की दाल है। चने की दाल क्या नाम है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। गाय को नहीं खिलाए तो मंदिर में दान दें। सबसे बढ़िया तो 5वें भाव में केतु बैठा है। 5वां भाव क्या होता है? बच्चों का होता है। 5वां भाव क्या होता है? बच्चों का होता है। बच्चों को लड्डू खिलाएं। वहां बच्चों को लड्डू बांटे स्कूल जी में जा करके। या जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई ना कोई मिठाई बच्चों को बांटते रहे पीले कलर की। समझ में आई बात? ये उपाय हो गया। और क्या उपाय हो सकते हैं? केतु को, मतलब ये सबके लिए। अब देख लीजिए, आप जिसका भी केतु जहां पर बैठा हो, जिस हाउस में बैठा हो, उस हाउस के अकॉर्डिंग केतु को आप मजबूत करिए। और केतु की जनरल रेमेडी है कि बृहस्पति का उपाय करिए। अगर केतु की जनरल रेमेडी में आप आते हैं तो एक तो अगर केतु अच्छा होकर बैठा है तो केतु यंत्र भी काम करता है। और लेकिन अगर केतु की स्थिति खराब होती है तो फिर उसको कहा जाता है कि मतलब कि केतु की चीजें जैसे बिस्किट है या जो भी है, कुत्ते को दान देते रहे, कुत्ते को खिलाते रहे। उसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि जो केसर का तिलक होता है, केसर का तिलक। और केतु कहां पर होता है? देखिए, केसर से कई सारी चीजों का उपाय किया जा सकता है। मतलब कई सारे प्लेनेट, केसर किसका है? किस प्लेनेट का केसर है? बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव का है। अब बृहस्पति देव के द्वारा आप कई सारी चीजों का उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं तो ये बृहस्पति का उपाय हो गया।
क्योंकि लगन में बृहस्पति मजबूत होते हैं। जी जी गुरु। तो माथे पर अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो बृहस्पति मजबूत होते हैं। सबको करना चाहिए, हम लोग जिस प्रोफेशन में उसमें तो बृहस्पति स्ट्रांग ही होना चाहिए। अगर आप केसर का तिलक अपने कान में लगाते हैं, कान में, कान के आगे और पीछे, तो क्या होगा? केतु। तो केतु होता है कान का। ये केतु का उपाय हो गया बृहस्पति की मदद से। ये किसका उपाय हो गया? कान के पीछे लगाना है। तो कान, मस्तिष्क, कान कान और ये गले जहाँ पे, तीनों जगह लगाता हूँ। जहां पर ये क्या नाम है, जहां पर छेद कराया जाता है कान में, अच्छा, उसका पीछे, आगे पीछे दोनों जगह। आगे पीछे दोनों ना। अगर हो सके तो कान में सोना पहन लीजिए, सोने की तार। ये नहीं सोने का, लोग कान छिदवा लेते हैं और उसमें जो है कांच पहनते हैं, प्लास्टिक पहनते हैं। ये तो मारते हैं अपने केतु को, जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति छिदवाए तो उसको क्या करना है? उसको करना यही है कि वो सोना पहने, और नहीं पहन सकता तो मत छिदवाए। सोना की तार पहने, सोने की सॉलिड तार। वही सबसे बढ़िया क्या होता है, कान छिदवाने का यही मतलब हुआ। और कान के लिए तो, कान में तो ये सबसे ज्यादा ये किया ही जाता है, क्योंकि शुरू से ही लोग क्या गुरुदेव नाम है, हमारे कान में छेद करते थे, करवाते थे शुरू से ही कान राजस्थान में। में क्या? राजस्थान में सोने का ही पहनते हैं, हर आदमी अरे पहनता है। हर जगह, हाँ, राजस्थान नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोने का पहनते हैं। लेकिन आजकल मूर्ख लोग भी तो पैदा हो चुके हैं ना। वो अब राजस्थान में तो ऐसा नहीं कि मूर्ख लोग नहीं होंगे, होंगे गुरु जी, होंगे। पक्का होंगे भाई। वर्ल्ड में पूरे मूर्ख हैं, हर जगह ही हैं। तो कांच पहन लेते हैं, तो प्लास्टिक पहन लेते हैं, तो रबड़ पहन लेते हैं। ये नहीं पहनना है, क्योंकि आप देखिए कान में कुंडल की महत्ता बहुत ज्यादा है। कर्ण से आप देख लीजिए, कर्ण के कुंडल, ये क्या है? यही सब बात प्रतीक है। चाहे आप हनुमान जी के देखिए, उनके भी जो है कानन, कानन कुंडल कुंचित के। जी 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 गुरु। तो कान में वो कुंडल पहना जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल क्या है, लोग हंसने लगते हैं, इसलिए लोग, जैसे अब हम लोग के साथ क्या है कि अगर हम लोग पहन लें तो लोग हंसने लगेंगे। यहाँ तो हंसने वाले भी तो हैं, सही चीजों पे, गलत चीजों पे नहीं हंसेंगे। गलत चीजें आजकल फैशन बन गई है, और सही चीजें जो ढोंग बन गई है। गुरु जी, जो ये साधु आजकल महात्मा होते हैं गुरु जी के कान में कुंडल पहने रहते हैं, उन्हें केतु मजबूत होता है गुरु जी। एकदम मजबूत होता है। जो बड़े बड़े जो महंत हैं, एकदम एकदम जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, जो साधु संत, जो वाकई साधु संत है, वो देखिए कान में कुंडल जरूर पहनेंगे। और कान में, दिवाकर शर्मा जी, अपना अगर माइक ना हो, जरूरत ना हो तो बंद कर लीजिए। जिसका भी है वो बंद कर ले, जरूर थोड़ा खोल के बैठे। अगर डिस्टरबेंस है उसके आगे पीछे तो अपना माइक बंद कर ले, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कान में बाली, जितना सोने का सॉलिड तार, या जितनी मोटी आप बनवा सके वो आपके ऊपर है। तो ये परफेक्ट केतु का उपाय था, क्योंकि सोना किसकी धातु है? बृहस्पति की। और कान किस चीज के हैं? कान, कान है केतु के। जी इसीलिए देखिए गणेश जी का कान बहुत बड़ा है। गणेश जी अध्यात्म के सब सर्वप्रथम देवता, अध्यात्म, केतु तो अध्यात्म है ही। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो यानी ये है मतलब कि कान में आप सोना पहन ले तो केतु आपका मजबूत होगा। भाई जैसे हम लोग को तो पहनना चाहिए, लेकिन नहीं पहनते कि हंसने लगेंगे लोग। हंस, यहाँ जानते कुछ नहीं है, हंसने जा, बस एक ही चीज अब बची है, क्या? हंसना। किस चीज पे हंसना? सही चीज पे हंसना। खराब चीज पे कोई नहीं हंसेगा। जी। तो ये परंपरा चल रही है, अब देखिए चल रही, चलते रहिए उस पर। तो अगर नहीं कोई पहन सकता तो केसर का तिलक लगाए कान में, तो केतु मजबूत होंगे। चने की दाल को धर्म स्थान पे दे के आए। धर्म स्थान, के धर्म स्थान किस चीज का है? बृहस्पति का है। गुरु जी वहां पे दे के आए, बृहस्पति वहां भी स्ट्रांग होंगे। केतु के लिए तो सबसे बढ़िया बृहस्पति का उपाय व्यक्ति करे, बढ़िया रहता है। तो केतु आप पहले स्ट्रांग कर लीजिए। फिर क्या है कि शनि चूंकि कमजोर है, इसीलिए कोर्ट केस हुआ। तो शनि को मजबूत करने के लिए क्या करना है? छाया दान करिए। छाया दान बताया है ना, कि शुक्रवार की रात में सरसों के तेल को कांसे के बर्तन में, कांसे का बर्तन में, कांसे के बर्तन में क्या कर लीजिए? तेल डाल लीजिए, उसमें अपनी शक्ल देखिए, और उसको जहां पे आप सोते हैं उसके सर पर अपने रख लीजिए। ऐसा ना रखिए गिर जाए, थोड़ा दूर रखिएगा, लेकिन सर के पास ही रखिएगा, पैर के सिरहाने। पास मत रखिएगा। और सवेरे शनिवार के दिन, शुक्रवार को आपने ये कर लिया,
शनिवार को सवेरे आप उठे, उसमें अपनी शक्ल देखिए और शनि का मंत्र जाप करिए, नहा धो करके क्या कर लीजिए जा करके, या जो मांगने वाले शनि का दान लेने आते हैं उनको वो तेल दे दीजिए, या पीपल के नीचे रखते या हैं। पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए, शनि जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, कहीं पे वो चढ़ा दीजिए। गुरुजी बर्तन समेत देना होता है ना गुरुजी? देना तो बर्तन समेत होता है, लेकिन आपको हर शुक्रवार रात में ये काम करना पड़ेगा। तो आप कांसे का बर्तन लिए ले तो बिक जाएंगे, है ना। ठीक जी गुरुजी। हाँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपने पैसे के अनुसार आप ध्यान दीजिए। किसी भी चीज को करने का जो मन होता है, मन मन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये अब ये नहीं कि एक बार कर लिया, ये कम से कम 43 सैटरडे करना आपको, बीच में टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो फिर से 43 स्टार्ट करिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलती है। ठीक है, दूसरा शायद पहला छायादान करिए, दूसरा नारियल जो है काली माता के मंदिर में दान दे के आइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इतने आलसी हैं कि जिस दिन काली शनिवार को काली माता के मंदिर में या माता के मंदिर में, अब काली माता ने कोई भी दुर्गा माता सबका एक ही रूप है, वहां पर आप दे के आइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बोलो भाई नारियल दे देना, पानी वाला नारियल जो होता है जटा वाला, क्या करते हैं उसी दिन खरीदते हैं और जाके चढ़ाए आते हैं। ऐसे नहीं दान होता। आपको अगर शनिवार को दान देना तो शुक्रवार को खरीद के रखिए और उसको अपने घर में लाइए, क्योंकि घर की जो वातावरण होगा खराब, वो आप दान देने जा रहे हैं ना। आपने दुकान से लिया, वहीं चढ़ा दिया, ये दान थोड़ी ना होता है, ये दान नहीं होता। आप शुक्रवार की रात में या शुक्रवार को आप उसको खरीद के लाइए, या हफ्ते भर का नारियल, या जितने हफ्ते भर बोले, मान लीजिए 1 महीने का में 4 आते हैं, 4 नारियल आप कहीं से ले आए, अपने घर में रखा, हर शनिवार को जाके मंदिर, माता जी के मंदिर में चढ़ा दिया नारियल, और माता जी से विनती करी कि हमारा कोर्ट केस जो जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये दूसरा उपाय। सब मतलब अब कितना उपाय कोई कर सकता है, वो उसकी इच्छा है। क्या एक उपाय से भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना 10 उपाय से मिलेगा? तो देखिए, आपकी डिपेंड करेगा कुंडली में शनि कितना खराब है। कभी कभी एक से ज्यादा उपाय भी करने पड़ते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा होता है कि अंधों को खाना खिलाएं। अंधों को क्या करना है, खाना खिलाना है। अंधों को खाना खिलाने से क्या होगा भाई, ब्लाइंडनेस तो शनि का ही काम है। तो जब आप अंधों को भोजन कराएंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा कोर्ट केस से निकलने का। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत है कि खाना खिलाएंगे और सेल्फी ले लेंगे। ये भैया शनि गुप्त चीजों की चीजें हैं। आपके बाएं हाथ ने दान दिया, दाहिने हाथ को भी नहीं पता है कि आप अंधों को खाना खिला के आए हैं, किसी को पता नहीं चले। अब क्या घर में जो रह रहे हैं, आपकी वाइफ है, जो भी परिवार में बच्चे, अगर उनको पता है तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि आप ढिढोरा पीटते फिर रहे हैं, ऑफिस में गए भाई हम तो कल खाना खिला के आए बच्चों को, सब खत्म हो गया, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका असर। ये ध्यान रखना है। तो ये सब गुप्त चीजें होती हैं। बोलते हैं कि पूजा, मंत्र जाप, खाना खाना, धन को गिनना, ये सब गुप्त भी रहने चाहिए। पब्लिक के सामने आप धन गिनेंगे अपना, चोरी हो जाएगी। हाँ, तो ये सब छुपा के काम करने चाहिए। मंत्र जाप छुपा के करने चाहिए, भोजन छुपा के खाना चाहिए। भोजन भोजन एकांत में कहा गया है गुरुजी, सब हमारे एकांत लोकल में की कहते चीजें हैं। हैं ये सब। हाँ, तो भजन और एकांत में। भजन, भोजन और पैसा और दान भी, क्योंकि भजन दान भोजन और नारी ये 12वें है हाउस से, प्रधान अधिकारी। दान आता 12वें हाउस से, और 12वां तो सबसे पहले चैरिटी हुआ। सबसे पहला तो 8वां और 12वां भाव गुप्त चीजों का होता है, जिनको भी गुप्त रख के रखना है। सेल्फी तो नहीं लेकर फेसबुक पे डाल दीजिए, वरना उल्टा हो जाएगा। तो अंधे को खाना खिलाएं। अब सर हमको अंधा नहीं मिलता है कोई बात नहीं। आजकल बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं जो अंधों की सेवा करते हैं। अगर आपका डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट है तो आप वहां पे जाके खिला दें अपने हाथ से। नहीं है तो आप कहीं पे भी हो, ऑनलाइन आप एनजीओ में पैसा ट्रांसफर कर दे, उसमें पूरी लिस्ट आती। साल में कम से कम एक बार, जितनी आपकी इच्छा हो, 100, 200, 5, ये नहीं कि आपको 50,000, 1 लाख रुपए कमाना है। अगर आप महीने कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर गुरु जी आप ऑपरेशन भी करवा सकते हैं आंखों का किसी का? क्या, आंखों का ऑपरेशन भी होते हैं ना, कुछ एनजीओ करवाते हैं। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया है वो तो। जी जी। आंखों का ऑपरेशन करवा सकते हैं।
स्पॉन्सर कर सकते हैं ऑपरेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं आप, एकदम बहुत बढ़िया। बहुत सारे एनजीओ कराते हैं आंखों का, तो आप वो करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो ये हो गया। और नहीं कुछ कर सकते तो भाई आप साल भर में 2,000 रुपए तो दे सकते हैं, जी जी। तो वही दे दीजिए। मेन इच्छा क्या है आपकी। अच्छा गुरुजी, शनिवार को देना होता है ना गुरुजी, दे उस दिन का करेंगे तो प्रधान होता अच्छा है। है, दान तो किसी भी दिन करिए, लेकिन हाँ शनिवार को करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन करेंगे तो अच्छा होगा। समझ में आई बात नहीं है। और जी चमड़े की नई चप्पल, आजकल बोलो चमड़े का दान कर देना तो क्या कहते हैं, जो चप्पल पहनते वही जाके दे आते हैं। चप्पल, नई चप्पल खरीदें और शनिवार को दान दे। अब यहां आपने बता दिया कि शनिवार को नई चप्पल खरीद के दान देना, तो लोग क्या करेंगे, शनिवार को चप्पल खरीदेंगे और वहीं दान दे देंगे। ऐसा नहीं होता। आप किसी और दिन चप्पल खरीद के अपने घर लाएं, घर में 2-4 दिन रखें और तब जाके किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। इससे क्या होगा कि जो आपका डिफेंस लॉयर है ना, उसको कोई तरकीब मिल जाएगी, कोई सबूत मिल जाएंगे, जिससे वो आपके कोर्ट केस को क्या करे, मतलब आपके केस को मजबूत बना देगा। जिसको भी कोई तरकीब ना मिल रही उसके वकील को, तो वो ये काम कर ले, चमड़े की चप्पल दान दे दे, नई चप्पल, लेकिन वो खरीदनी शनिवार को नहीं है। जी वो सोमवार जी। मंगलवार को खरीद अपने घर में रख ले 2-4 दिन और जाके शनिवार को अपना वो दान दे दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और मतलब कोई भी, अब इतने तो उपाय बता दिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए एक और उपाय बता दो। ब्राउन कलर का बिस्किट होता, ब्राउन कलर का आजकल बिस्किट आता ना, ब्राउन कलर का जी गुरुजी। मीठा चॉकलेट जैसा बिस्कुट आता है ना। आता है गुरुजी। अच्छा, या तो चॉकलेट ले लीजिए, या ब्राउन कलर का बिस्किट ले लीजिए चॉकलेट वाला, या मालपुआ ले लीजिए, वो भी ब्राउन होता है। ब्राउन कलर इंपॉर्टेंट है, मीठा नमकीन कुछ भी हो सकता है। ब्राउन कलर का रसगुल्ला ले लीजिए। ये गरीब व्यक्ति में बांटना स्टार्ट करिए। कब? शनिवार के दिन। और ये काम 11 शनिवार कम से कम करिए, करते जाइए। 43 सैटरडे करिए, और अच्छी बात, जितना ज्यादा कर सकते उतना करिए। और जिसकी गुरुजी, जो अगर ये कहीं पे गरीब है, किसी को मान ले ना मिले, ये तो मंदिर में भी दे सकते हैं। गरीब व्यक्ति मंदिर के बाहर तो कितने मांगने वाले बैठे हुए होते हैं, हाँ गुरुजी, बैठे होते हैं। बस उन्हीं पर के लेकिन अगर, अच्छा ठीक है गुरुजी। उन्हीं के 11 नहीं चाहिए, 11 शनिवार तक करना। 11 मिनिमम 11 करना। उसके ऊपर आप चाहे जितने शनिवार करिए। अब मान लीजिए किसी को आपने कुंडली में देखा कोई खतरा है, तो ये उपाय करने लगेगा तो भी उसके ऊपर हो सकता कोर्ट केस ना बने। यही है ज्योतिष, कि आपकी चीज आपके कर्मों को करवा करके बहुत सारे योगों को काट देती है। तो ब्राउन कलर की चॉकलेट आती है, चॉकलेट दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं गरीब व्यक्ति को। ठीक है ना। तो ये, इससे भी आपको जो है काफी राहत मिलेगी। जो इससे इससे तो जरूर फायदा होता है। अगर कोई आपके अगल बगल कोई, या जहां पर रहते हो आपको पता है कोई अनाथालय है अंधों का, अंधों का अनाथालय है, तो वहां पर चले जाएं भाई। संडे को चले जाएं, सैटरडे को चले जाएं, वहां पर बिस्किट बंटवा दे ये वाले, वहां भोजन करवा दे, फिर चॉकलेट दिलवा दे, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। गुरु जी और कोर्ट केस के अनाथालय में अलावा जो अंधों को आपने एक दान जरूर देना होता है। गुरु जी कोर्ट केस के अलावा जो आपने बताया ना, वो 7वां 12वां वाला संबंध, हाँ, तो वो वाले कॉन्सेप्ट पे भी अगर कुछ रहा तो कैसे करेंगे? डालेंगे क्या थोड़ा वहां पे डेट ऑफ बर्थ ऐसे कुछ आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको? समझ पहले शनि अपनी कुंडली में देखिए कमजोर है कि मजबूत है। आपको बता दिया, वृद्ध तरीका बता दिया। शनि आप देख लीजिए। वृद्धावस्था में है, वृद्धा है। अरे ऐसे नहीं, षडबल में देखिए। फिर देखिए शनि षडबल में किस चौथे राशि में नंबर पे बैठे हैं। है। शनि किस राशि में बैठे हैं। कुंभ, कुंभ में। कुंभ में तो अपने घर में बैठे हैं, कहां से कमजोर हो गई है। और दिग्बली भी है 7वें भाव में। दिग्बली भी हैं। अपनी राशि में, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। नवमांश में देखिए कहां पर है। लग्न में है वृश्चिक में। यहाँ शत्रु राशि में जा रहे हैं, थोड़े कमजोर यहाँ बनते हैं। लेकिन केवल नवमांशी थोड़ी ना देखना होता है। श्रेषांश में देखिए क्या स्थिति है, D30 चार्ट में। बस हो गए। अब शनि कमजोर थोड़ी ना है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये जो उपाय बता रहे हैं करते रहिए।
नहीं होगा D30 केस। मूल त्रिकोण नवम भाव में। है D30 राशि कौन चार्ट सी में राशि? कुंभ राशि में ही बैठे नवम भाव। हाँ तो फिर तो खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं फिर। शनि मजबूत है, शनि जरूरत ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे आधी चीज ना देखा करिए। पहले जी ही हमने गुरुजी। बताया कि किसी के साथ संबंध देखने से पहले देख लीजिए शनि मजबूत है कि कमजोर है। अगर शनि कमजोर हैं तब वो कोर्ट केस बनाने की नौबत लाते हैं। मजबूत है थोड़ी ना नौबत लाएंगे। जी गुरुजी। समझ में आ गई बात? नहीं आया? ये ध्यान रखना है आपको ये चीज। और ये तो बता ही दिया। उसके बाद आपको जो भी सेवा करने वाले लोग हैं, जैसे रिक्शा पुलर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, सब्जी वाले हो गए, इनसे बार्गेनिंग ना करिएगा कभी। आपको लग रहा है कि 2-4 रुपए ज्यादा ले रहा है तो ले लेने दीजिए ना, क्या दिक्कत आएगी? 2-4 रुपए में आप गरीब हो जाएंगे का? इनसे आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा है तो आप बोल दो कि भैया थोड़ा ज्यादा ठीक कर लो। अगर वो कर देता तो ठीक है, बट उसके मन को ना दुखाइए। अगर वो मन को दुखाएंगे तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा। झगड़ा ना करे गुरुजी। अब जैसे गर्मी का समय है, अब रिक्शा वाले हैं, हो सकता है वो आपको जरा सी दूरी पे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही आपसे 50-60 रुपए मांगे। आप जरूर दे दो, पर आपको अगर लगता आप नहीं दे पाते तो आप पैदल चले जाओ। अगर वो कह रहा कि हम इतने में नहीं जाएंगे, आप 50 जगह 100 रुपए उसको दे दो। वो अगर खुश हो गया तो शनि आपका कुछ नहीं कर सकते। आपका कुछ गया नहीं, 30-40 रुपए में आपने शनि को बना लिया। ये छोटे छोटे उपाय हैं बहुत जिससे अच्छा उपाय अगर है मान गुरुजी। किसी की कुंडली में शनि कमजोर होकर के इस प्रकार की स्थिति बनाता है तो हम अपने इन कर्मों से अपने ऊपर अपने आप को बचा ले जाएंगे। ये है ज्योतिष। अब आप करेंगे क्या? जैसे आज मैं एक वो पढ़ रहा था, एक कोई शायद फेसबुक पे या पता नहीं कहाँ पे, इतना टाइम तो होता नहीं है, फिर भी इसे मैंने देखा, लिखा था, अच्छा लिखा था। शायद ग्रुप पे मैसेज आया था, क्या था, हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति सवेरे के समय सब्जी लेने गया। सब्जी लेने गया और सब्जी लेकर के वो बोला आलू कैसे दे? बोला 15 रुपए किलो। कह रहा तुम लोग तो लूट मचा रखे हो यार, 15 रुपए किलो कहीं आलू होती है? फेसबुक पे वायरल हो रखा गुरुजी वो मैसेज। हाँ। बोला हमने पढ़ा भाई, तो अब कहीं हमें याद नहीं है कहीं कहाँ पढ़ा, तो समझ गया। तो भाई वो 10 रुपए दे के करा गया। चलो राजी हो गया, 2 किलो 3 किलो जो लेना है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या करता है, वो जा करके घर में पिज्जा का ऑर्डर देता है। जी जी। पिज्जा आता है, 500-600 रुपए का बिल आता है। वो डिलीवरी बॉय को, अब ये डिलीवरी बॉय वाला शनि का ही रूप है, उसको भी आप पैसा दीजिए। गुरुजी ये वाला बरोबर पोस्ट है। हाँ, डिलीवरी बॉय शनि का ही रूप है, वो भी तो मेहनत कर रहा है इतनी गर्मी में, उसको आप दे रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो दिया जा सकता है। गवर्नमेंट को बोलते हैं। हाँ, तो आप उनको 600-700 रुपए का आप पिज्जे का ऑर्डर दे रहे हैं और फिर टीवी के सामने बैठ करके आप वही पिज्जा खाते हुए बता रहा था कि जो है क्या, कि दो गरीब सरकार ध्यान फांसी नहीं दे लगा के रही किसान आत्महत्या। किसानों को। वो किसान आत्महत्या कर लिए, फिर बोला किसान ध्यान, सरकार ध्यान नहीं दे रही। जी तुम जी। कौन सा ध्यान दे रहे हो? बहुत अच्छा सही लगा बात हमको। है। भाई ये क्या, ये जनरल बात है, ये सही, ये सबके साथ होता है। हम जहां पर हमको देना है वहां नहीं देंगे, फालतू पैसा उड़ाएंगे। भाई जो मेहनत कर रहा है, अब जैसे इतनी गर्मी है, अभी गर्मी आएगी या जो भी है मौसम चल रहा, कहीं गर्मी होगी भी, वो बेचारा मेहनत करके जी जान से आपको लेके जा रहा है। आप 50 जगह 100 रुपए दे देते हैं, 60-70 रुपए दे देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो खुश हो गया तो आपको पता नहीं 60-70 लाख रुपए मिल जाएगा। ये छोटे उपाय हैं लेकिन करेंगे नहीं। एक को हमने बताया था कि भाई शनिवार को काला उड़द दान दिया करो, ये भी दे सकते हैं आप लोग। तो वो क्या करता है कि वो जो नहीं, शनिवार को जो शनि मंदिर के सामने हनुमान जी में जहाँ पीपल का पेड़ होता है, तो एक छोटा सा दिया जलाता है, एक कील दे देता है, 5-6 दाने उड़द के दे देता है ना, और जाके वहां चढ़ा देता है। वो कहता है जाके वहां दिया जलाया। पहले जो दिया जलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मंदिर के बाहर ये दिया मिलता है सरसों के तेल का, हम ये बुरा नहीं कह रहे, बट ये आप अपने घर से लेके जाइए। क्यों? क्योंकि वो तेल आपके घर का, लेकिन वो तेल वो नहीं हो जो आप घर में खाना बनाते हो। आप एक बोतल खरीद लाइए आधा लीटर अलग से, और फिर अपने घर से वो दिया, आपको लग रहा है कि आज आपको जाना तो एक
जो अपना ऑफिस जा रहे हैं तो आप एक वही दिया रख लीजिए, एक छोटी सी सरसों के तेल की डिब्बी रख लीजिए, रुई रख लीजिए, चले जाइए जलाए। या अगर आपको लगता है आप घर आके जा सकते हैं तो फिर घर से लेके जाइए। अब ये नहीं करें कि वो जो हर बेचारे गरीब हैं उनको आप अनादर करिए, अनादर ना करिए। मतलब बात ये थी, हमने बोला उड़द की दाल, उड़द दान देते रहना, तो कहते ठीक है। फिर उनको 5-6 मतलब 2-3 महीने बाद फोन किया, हमारे में काम में तो कुछ हो नहीं रहा, हमने क्या करते हो, उड़द बोला था दान देने को, दे रहे हो? कह रहे हाँ दे रहे हैं। वो जो शनि मंदिर सामने वो 4 दाना होता, हमको 4 दाना खाना बना के तुम खा लोगे? 4 दाने से उड़द से किसका भला होगा? हमको यही 4 दाना तुम ले लो, खाना खा लो तुम। ये मूर्खता है। अरे भाई कोई भी आधा दान किलो 1 किलो कुछ तो हो। एक व्यक्ति तो खा पाए, हाँ जी। दान उसको कहते हैं। दान इसको थोड़ा ना कहते हैं कि आपने 4 दाना ले लिया, 1 किलो उड़द ले आए और 2 साल तक वो खत्म नहीं होगी, 4-4 दाना आप चढ़ा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से फल भी मिलेगा आपको 4-4 दाने का। गुरुजी जो 2 केले 10 जने हो के दो एक गरीब को दे रहे हैं। है ये वैधानिक गुरुजी जो 2 केले 10 जने होकर के एक गरीब को दे रहे हैं। हाँ वही हाल है इनका। एक गरीब व्यक्ति को 2 केला दे करके 50 लोग फोटो खिंचा रहे हो, फेसबुक पैसा डाल रहे हैं, जिसे पता नहीं क्या 2-4 किलो सोना दे दिया हो दान में। तो ये सब मूर्खता है। तो ये ऐसे दान नहीं देना होता। आप दान ऐसा दीजिए, आप ये समझ के दीजिए अगर यही आपको मिलता तो क्या आपका पेट भर जाता? क्या आप वो खाना पसंद करते? बहुत सारे लोग हैं जिनको बताया कि भाई दान दिया करो, अमावस्या पूर्णिमा को तो चावल वो खरीदेंगे जो गाय भी ना खा पाए। हमेशा दान वो हो जो आप खाते हो, वही आप दान खुद खा देना चाहिए। सको। आप ये सोच के खरीदो, हो सकता है उससे अच्छा खरीदो। अब आप खा नहीं, वो खाओगे नहीं चावल, घटिया वाला चावल, 10 रुपए 15 रुपए में वो दान देंगे। देखिए यहीं से ही आपको पता चल जाएगा उस ग्रह का आपको फल अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आपके मन में ये है तो कैसे अच्छा मिलेगा बताइए? बिल्कुल। तो ये चीजें पहले, कोई भी उपाय में, उपाय का मतलब आप मन से आप क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि मन प्रायश्चित कर रहा है आपका शरीर के द्वारा। तो ये जरूरी चीज होती है। इसलिए जो आप खाते हो वही दान देना है, ये नहीं घटिया वाला दान दे दिया। ठीक है। इसके अलावा ये तो आप शनि के लिए करिए, केतु का उपाय बता दिया। इसके अलावा कुछ पूजाएं भी आती हैं, बगलामुखी यंत्र है, बगलामुखी की पूजा इसमें कर सकते हैं। कोर्ट केस में बड़ी फेमस है बगलामुखी पूजन और यंत्र। पंचमुखी हनुमान पूजा, पंचमुखी हनुमान कवच आता है, उसको आप डेली करिए। डेली नहीं कर सकते तो हर मंगलवार करिए। हनुमान कवच आता है उसे पहन सकते हैं। काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। तो इतने सारे उपाय हैं। और राहु को कैसे दबाया जाता है? राहु को मंगल से दबाया जाता है। राहु को किससे दबाया जाता है? मंगल से दबा दीजिए। ठीक है ना। राहु का स्थान, राहु का कौन सा स्थान है? राहु का आपके घर में राहु का स्थान कौन सा है? बाथरूम। बाथरूम है, सही बात है। दूसरा स्टोर रूम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट छत। छत आपको रोज साफ करनी चाहिए। झाड़ू, जैसे आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, ऐसे छत पे साफ करनी चाहिए। और स्टोर रूम में और छत पे तो कबाड़ रखना ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि मतलब ला के रख देते, कबाड़ छत पे पड़ा रहता, राहु खराब हो जाता है, राहु की निगेटिव एनर्जी काम करने लगती है। आपको लगता है कि ये जो सामान हम खरीद के ये पड़ा हुआ है, ये हम इसका यूज नहीं करेंगे, आप भाई हटा दो उसको। जब यूज नहीं करोगे तो रख के क्या करो? उसकी सफाई कर दो, हटा दो। कबाड़ तो घर में रखिए नहीं। आपको लगता है कि हम ये 2 सामान ले जाएंगे हमारे यूज हो जाएगा, वही 2 सामान लीजिए, 20 सामान मत लेके आइए। और अगर आ भी गया तो उसको तुरंत इमीडिएट हटा दीजिए। और छत की हफ्ते में 2-3 बार सफाई करिए, धुलवाइए। और धुलवा के जो है क्या नाम है, झाड़ू लगवाइए, पोछा लगवाइए, पोछा लगा सकते हैं, पोछा लगवाइए। अगर टाइल्स लगी है तो, नहीं लगी है तो जो है झाड़ू लगवा के उसमें धुलाई करवा दीजिए। कुछ लोग तो छत ऐसा रखते हैं कि जैसे कोई जाने से ही घबरा जाए।
दुनिया भर के कबाड़ सब छत पे लाडे पड़े, राहु तो ऐसे ही खराब है। तो छत को एकदम ठीक रखिए, और फिर हर बृहस्पतिवार को पहले झाड़ू पोछा हफ्ते में 2-3 बार करवाइए, या करिए, खुद करिए, कबाड़ इमीडिएट हटाइए। और हर बृहस्पतिवार को दूध, कच्चे दूध को गंगा जल मिलाकर उसके जो है छींटे मारा करिए छत पर। ये बहुत बढ़िया लाल किताब का उपाय है राहु कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर गुरुजी कोई फ्लैट में रहता हो तो गुरुजी ऊपर, तो तो स्टोर ऊपर रूम वाला हो गया ना, स्टोर रूम। तो स्टोर में छींटे मारे गुरुजी। हाँ, एकदम स्टोर रूम में छींटे मारे। और राहु का समय कब होता है? संध्या काल। संध्या काल का मतलब जब रात हुई ना हो और सूर्य भी ना हो, रात भी ना हो, गोधूली सायकाल। बेला। सायकाल जिसको बोलते हैं, वो राहु का समय होता है। उस वक्त अगर छींटे आप मारते हैं, आपने तो आपके घर में कोई हो वो मारता है, तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उस वक्त राहु का समय है, राहु पर आप कंट्रोल कर रहे हैं। और स्टोर रूम की जो दक्षिण की दीवार है, वहां पर आप लाल कलर का बल्ब जला दीजिए, वो जलता ही रहे हमेशा, तो इससे राहु कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्टोर रूम की दक्षिण दीवार राहु की होती है। वहां पे लाल कलर का बल्ब जलाना चाहिए। मंगल से वो कंट्रोल में आते हैं ना राहु, जी। इस प्रकार से। और गुरुजी समझ कोई में आया? मंगल देव का स्तोत्र याद करके गाया जाए तो गुरुजी। देखिए, मंगल, कोई भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो बीएनएन कहता है किसी भी मंत्र का जाप, मंत्र बोलना, ये मंगल ही है। लेकिन आपको राहु तो कंट्रोल ही तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले। जी। तो राहु तो कंट्रोल हर चीज में, आपके राहु कंट्रोल रहेगा तो आपकी जॉब के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, घर की सुख शांति के लिए अच्छा है, बच्चों की तरक्की के लिए अच्छा है, आमदनी के स्रोत को बढ़ाएगा। अगर लेकिन राहु कंट्रोल में जब रहेगा तब, और राहु कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राहु हाथी और मंगल महावत है, इसीलिए महावत ही हाथी को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए मंगल के द्वारा उपाय किया जाता है, और चंद्रमा के द्वारा भी उपाय किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये आप इस प्रकार से राहु को कंट्रोल करिए। राहु कंट्रोल में रहेगा तो अपोजिट पार्टी का जो, अब ये इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये देखिए, क्योंकि शनि का ही कोर्ट केस है, अब शनि का ही मामला है, तो टाइम तो थोड़ा बहुत थोड़ा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। आपको जितना टाइम लगे वो आप छोड़िए, आप अपने कर्मों से अपनी चीजों को ठीक करते जाइए, तो आप देखेंगे कोर्ट केस जीत जाएंगे। और कोर्ट केस को जीतने के लिए जो फल दीपिका में एक बताया गया है, 6th हाउस कमजोर हो, लगन मजबूत हो, वो भी एक, वो वैदिक ज्योतिष मैंने बता दिया कैसे देखना है, D30 देखना है, D9 देखना है। लेकिन ये नहीं देखना बताया जाता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। जीतेंगे और हारेंगे देखा कैसे जाएगा? प्रश्न कुंडली से। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? किससे देखा जाएगा? प्रश्न कुंडली से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक बात आई, ये अब चूंकि हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी चल रहे हैं और वही आगे बढ़े, तो चूंकि एक घटना थी तो ये मैंने बता दिया। लोग पूछते हैं कि कब हमारी कोर्ट केस में क्या होगा, क्या उपाय करें, तो समझ में आ गया सारे उपाय सबको, और कैसे देखा जाएगा कौन सा कोर्ट केस होगा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया गुरु जी। तो ये मतलब सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन करें, करने का तरीका भी मैंने बता दिया, मन से करना है। और किसी भी सफाई वाले को भी दान देते रहें, क्योंकि सफाई वाला भी और मेहनत करने वाले शनि के ही रूप होते हैं। इनका ना आप हक मारें और ना इनको प्रताड़ित करें, बेचारे खुद ही अपने आप में ये प्रताड़ित, आप क्यों उनको प्रताड़ित कर रहे हैं भाई? और अगर वो कहीं आपसे 10-20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं तो आप उनको शौक से दीजिए, उनको आप शौक से दीजिए। ठीक है, 10-20 रुपए में आप कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते। लेकिन अब वही है ना कि व्यक्ति के प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, उसी हिसाब से मन मिलता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। तो वो प्रारब्ध, चूंकि मन के अंदर ही सारी चीजें हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऊपर वाले ने दिया है लेकिन वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसको लगता है कि हम इसको 20 रुपए ज्यादा दे देंगे तो हमारा ये सब कुछ छीन के लेके चला गया, 20 रुपए में सब छीन के लेके चला गया वो। तो ये मानसिक कमजोरियां हैं, मानसिक विक्षिप्तता है, तो ये चीजें थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि
उपाय भी आपको मन से ही करने हैं, और उपाय करने का, बस दान देने का, उपाय करने का, सेवा करने का महत्व इतना है, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि आप प्रायश्चित कर रहे हैं। एक्चुअली कहानी क्या है इसमें ना, कि देखिए, आप बहुत पूछता है व्यक्ति कि हमारे में ये राजयोग है, क्या फलीभूत होगा? हमारे में पंचमेश नौमेश एक साथ हैं, पंचमेश दशमेश एक साथ है, नौमेश दशमेश एक साथ है, हमारे में गज केसरी योग बना है, तो जाने क्या योग बना है, फलना बना है, ढिमका बना है, और हम देखिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी योग तभी काम करेगा जब व्यक्ति की लगन और लगनेश मजबूत हो। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। कोई भी योग, चाहे वो जितना बड़ा भी राजा योग लेके पैदा हो व्यक्ति, लेकिन अगर उसकी लगन और लगनेश कमजोर हैं, तो आप मान के चलिए कि वो कोई राजयोग काम नहीं करने वाला, चाहे वो राजयोग हो चाहे विपरीत राजयोग हो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब यस, इसमें मुझे भी आपने बताई थी एक बार वो। हाँ, लगन लगनेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाख चंद्रमा बृहस्पति का साथ लेके बैठे, अच्छे भावों में लेके साथ बैठे, सारे प्लेनेट उच्च के लेकर के बैठे, लेकिन अगर किसी भी कारण से लगन और लगनेश कमजोर है, तो ये फिर आपका काम नहीं करेगा। कोई भी राजयोग, कोई भी विपरीत राजयोग कोई काम नहीं करने वाला। केवल तभी काम करेगा जब आपका क्या मजबूत हो, लगन और लगनेश। अब इसमें होता क्या, देखिए, लग्न भाव आपका शरीर है जो आप लेकर के आ रहे हैं। शरीर तो ऐसे में लिया, मन लेकर के आ रहे हैं आप, आत्मा है, सूर्य हो गई। तो लगन में अगर जिसके शनि राहु मंगल मतलब क्रूर ग्रह बैठे हो, मैलेफिक पाप ग्रह बैठे हो, कौन कौन से? शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। लगन में अगर इनका प्रभाव है, तो एक तो वो लगन को कमजोर कर देते हैं सबका। चाहे बृहद पराशर होरा साहस उठाइए, चाहे फल दीपिका उठाइए, चाहे बृहद जातकम उठाइए, चाहे जो भी आप किताब उठाइए, सारावली उठाइए, जो भी उठाइए, सब ये कहते हैं कि पाप ग्रह जहां पर बैठेंगे वह उस चीज को बर्बाद करेंगे। तो अगर पाप ग्रह आपके लगन में बैठे हैं, कोई धन योग बन जाए, महाधन योग बन जाए, नहीं काम करेगा। अब खरबपति योग लेकर के पैदा हो, कुछ काम हम नहीं करने वाला, कुछ काम नहीं करेगा। क्या लगन में अगर पाप ग्रह आ गए, इसका मतलब कि आप अपने पुराने पिछले जन्म की रुकावट लेकर के आए हैं। यानी आपको राजयोग लेने में, धन योग लेने में, बड़ा बनने में आपके लिए रुकावट है। और वो रुकावट कहां से आ रही है? रुकावट कहां से आ रही है? पिछले जन्म से ही है, आप पिछले जन्म पिछले कर्म जन्म अच्छे से आ नहीं रही है। ये आपको लगन भाव में बैठा क्रूर ग्रह, पाप ग्रह आपको इंडिकेट करता है। और अगर वही लगन में बैठा पाप ग्रह भले ही उच्च का हो, लेकिन चूंकि वो पाप ग्रह है, तो अब किसी भी किताब को उठाइए, जो दो प्रकार से आपको कोई भी प्लेनेट अपना प्रभाव देते हैं। एक होता फंक्शनल मैलेफिक और एक होता नेचुरल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक को हम लोग यहां नहीं लेते, यहां नेचुरल मैलेफिक की बात हुई है। जैसे फंक्शनल मैलेफिक का मतलब हो गया कि आपकी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी। अब मान लीजिए छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति है तो एक शुभ ग्रह है ना, तो वो आपकी जो राशि, जन्म लगन में राशि है, उसके अनुसार से वो क्रियात्मक रूप से तो वो खराब हो गए हैं, लेकिन चूंकि वो क्या है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक नेचुरल बेनिफिक हैं, तो वो वहां पर इतना नुकसान नहीं करेंगे। अब मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली ले लीजिए, तुला लग्न के सामने दिख भी रही है, तुला लग्न की कुंडली आप देख लीजिए। अब तुला लग्न में शनि योग कारक ग्रह है जी, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। और अगर वो लगन में बैठ जाए, तो क्या आप सोच रहे हैं उसको केंद्र त्रिकोण का सुख मिलेगा? जबकि वहां लगन में बैठा हुआ शनि उच्च का ही है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल क्या है, नेचुरल मैलेफिक है। इसलिए वहां पे शनि अच्छा नहीं माना जाएगा। हमारे पास 3 से 4 कुंडलियां हैं तुला लगन में
शनि लगन में बैठे वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, वो उसको दूसरों की बात समझ में ही नहीं आती है। उसका रीजन अभी बता देते हैं आपको। एक तो लगन में शनि, तो आप काल पुरुष की कुंडली में लगन में कौन सी राशि आती है? मेष मेष जी। राशि। मेष आती है, और शनि मेष के नीच के हो जाते हैं। इसीलिए जी। तो लगन में शनि हमेशा नुकसान करता है, भले उच्च का ही क्यों ना हो। और हम इस दावे से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुंडलियां हैं ऐसी, और मैं उनका पूरा ब्यौरा हमारे पास है उनके करियर का। वो कुछ नहीं कर पाए, पढ़े लिखे बहुत, एमएससी किया, कुछ नहीं, आज वो 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, और वो समझना भी नहीं चाह रहे हैं कि वो मूर्ख हैं। रीजन क्या है? ये रुकावट कहां से आ रही है? लगन में बैठा पाप ग्रह दे रहा है। क्योंकि मैंने इसलिए तुला लगन में शनि का जिक्र किया कि तुला लगन में शनि तो है फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल बेनिफिक है ना वो, क्योंकि पर नेचुरल तो नहीं है ना। नेचुरल तो नहीं, फंक्शनल बेनिफिक है। तो यहां पर जो ये बात बताई गई है, वहां पे गोपेश कुमार ओझा ने उसको इंडिकेट करके लिखा है कि यहाँ पे आप नैसर्गिक ही लीजिए, लिखा है ये, यहां पर आप नैसर्गिक गुणों के ही लक्षणों को लीजिए। यानी हमें कुंडली के अनुसार नहीं, अगर वो नेचुरल मैलेफिक हैं तो भले आपकी कुंडली के वो चाहे जितने अच्छे भाव के स्वामी हो, वो अपना तांडव दिखाएंगे। अब लगन में चूंकि अगर क्रूर ग्रह मतलब पाप ग्रह हैं, तो ये उस बात का इंडिकेशन है कि ये रुकावट, कैसे रुकावट? आपको जीवन में आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, क्योंकि लगन भाव भी पैसे का होता है। लगन भाव, क्योंकि पैसा तो आप ही कमाते हैं ना, व्यक्ति बुद्धि से पैसा कमाता है। पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए आप पिछले जन्म से ही रुकावट लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए लगन में हमेशा मैलेफिक प्लेनेट खराब करते हैं। अब एक चीज तो ये देख ली, अब ये थोड़ा और ज्यादा तब गड़बड़ हो जाता है जब लग्नेश भी खराब हो जाए। क्योंकि कोई भी भावेश किसी भी भाव के मैनेजर है, मैंने पहले क्लास में बताया है, कोई भी भावेश क्या है? उस भाव के मैनेजर है। अब चूंकि उस भाव में जो बैठा वो मालिक है, तो मान लीजिए मालिक खराब है, लेकिन अगर कहीं मैनेजर अच्छा है तो भी तो आपका काम हो जाएगा ना। हाँ आप जी। बोलेंगे यार तुम यार बड़े अच्छे, आपको कोई काम कराना है, या तुम्हारे मालिक तो बड़े खराब है लेकिन तुम यार अच्छे आदमी हो, तुम्हारा काम कर दो, तो दाएं बाएं अपना मैनेजर जो है मालिक को कभी नींद की गोली खिला के साइन उन करवा लेगा, अच्छा आपका काम करवा देगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती जब मालिक भी खराब हो और मैनेजर भी खराब हो। तो अर्थ का नर्क, तुला लग्न की कुंडली, लगन में शनि और लग्नेश 8वें भाव में अपनी राशि के, बर्बाद हो गई कुंडली भाई। आज शायद 42 साल की उम्र हो गई है उनकी, अभी तक जीवन में 10,000 रुपया नहीं कमा पाए। बात समझ रहे हैं? जबकि जबकि देखिए लग्नेश अपने घर में बैठा, अरे अष्टम में बैठा। हाँ बैठा रहा है भी भाई पंडित कृष्णा शास्त्री जी, नागेश्वर भारद्वाज जी, अपना माइक को बंद कर लीजिए भाई, अगर घर में काम कर रहे हो आप लोग तो। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, डिस्टरबेंस होता है ना। तो लगन में एक तो पाप ग्रह का आना और लग्नेश का इस प्रकार से खराब हो जाना। लग्नेश किस प्रकार से खराब हो गया? 6ठे 8वें 12 में चला गया, नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, पाप कर्तरी में आ गया, तो लग्नेश भी गया। तो आप समझो इनको समझा पाना अपनी खोपड़ी को किसी पत्थर पे मारने के बराबर है। ये कहते हैं हमको सब समझ में आता है लेकिन हमको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा गुस्सा आता है कि हम अपनी खोपड़ी खोल लेते हैं। यही यही होता है। लगन में पाप ग्रह और लग्नेश भी खराब। कहते हम जब गुस्सा आती है तो हम किसी सुनते नहीं है। समझ लीजिए यही यही डायलॉग होगा किसका? जिसके लगन में पाप ग्रह होगा और लग्नेश भी पापी होगा। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है इस जीवन में उसको सुधारने की। अगर आप बोलेंगे इनको कि भाई ये करोगे तो नुकसान होगा, कहेंगे आप तो यही करेंगे, तुमने बोल दिया ना, आप देखो यही करेंगे। ये उनके वर्ड होते हैं, ये उनके वर्ड होते हैं। तुमने बोला ना ये खराब है,
आपने बोला ये खराब है, देखो हम यही करेंगे, करते हैं। देखा होगा आपने, आपके आस पड़ोस आपके घर में ऐसे लोग होंगे, आप उनकी कुंडली नहीं है तो आप समझ जाइएगा, आप हैं तो देख लीजिएगा, लगन में पाप ग्रह होंगे और लग्नेश भी खराब होंगे। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक अच्छा हो जाए, लग्नेश अच्छा हो जाए, लगन में पाप ग्रह, तो थोड़ा सा उसको समझाने से वो सुधर सकता है। या इसका उल्टा कर लीजिए, लगन में कोई पाप ग्रह नहीं लेकिन लग्नेश खराब है, तो भी वो सुधर सकता अगर वो अपने आप को सुधारना चाहे तो। और सबसे अच्छा कौन होगा, जहां पे लगन में भी शुभ ग्रह होगा और लग्नेश भी अच्छा होगा। सर लग्नेश अच्छा कहते आप किसको हैं? लग्नेश का केंद्र और त्रिकोण में जाना अच्छा होता है केवल। क्या, किसको अच्छा बोला जाता है? लग्नेश को गुरुजी। लग्नेश का त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण में जाना ही अच्छा माना गया है। छठे आठवें बारे में तो अपने आप में ही नाम है, और तीसरा भाव भी बर्बादी, क्योंकि वो तीसरा भाव आठवें से आठवां है। तीसरा भाव आठवें से आठवां है और दूसरा भाव अपने घर का फल नहीं करता। तो इसलिए बोलते हैं कि लग्नेश का केंद्र त्रिकोण में जाना अच्छा। अब देखिए त्रिकोण क्या होते हैं? त्रिकोण जो आपको आसानी से रिजल्ट दे दो वो त्रिकोण है, और केंद्र क्या, स्ट्रगल करा के आपको रिजल्ट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। मान लीजिए किसी का लग्नेश अगर केंद्र में बैठा है और शुभ ग्रह है, तो आप एक बात बोलिए, भाई देखो तुम मेहनत करोगे तो ये 200% गारंटी कि तुमको मिलेगा, लेकिन तुम सोचो कि तुम ऐसे बैठे रहो तुमको नहीं मिलेगा। एक बहुत बहुत क्या मतलब, उनकी उम्र 70-75 साल हो गई होगी, वो डिफेंस में जॉब करते थे। उनकी कुंडली देखने को हमारे पास आई थी, आज से 10-12 साल पहले की बात है। वो मलय की कुंडली हम देख रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जो है बताइए इसकी जॉब जॉब कब लगेगी। देखिए हमने कहा इसके योग तो हैं, बट जब तक ये मेहनत नहीं करेगा ना जॉब नहीं मिलेगी। तो हमने कहा देखिए हमने ये बोला कि योग तो है लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ना तब तक जॉब नहीं मिलेगी। कहते ऐसा थोड़ी ना होता है, कुंडली में अगर योग है तो वो मिलेगा। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तो कहते फिर योग का क्या फायदा? देखिए हमको तो जो है, हम घर में सोए हुए थे और फोन आया और हमारी जॉब लग गई। हमने कहा आपका लग्नेश त्रिकोण में होगा और आपकी सूर्य गुरु की युति होगी। कहते आप कैसे कह रहे हैं? हम कहा है या नहीं? कहते हाँ यही है। हमने कहा बस शुद्ध। तो जिसका लग्नेश त्रिकोण में वो कुछ भी ना करे उसको आसानी से चीजें मिल जाती हैं। लग्नेश अगर पंचम में है तो आप समझिए अपने पूर्व जन्मों का सुखों को भोगने के लिए व्यक्ति पैदा होता है। और गुरुजी अगर मान लो ये गोचर में हो जाए तो भी नहीं ऐसा ही भाई फल मिलेगा आज गुरु? फिर से बात क्या मजाक कर रहे हैं? जन्म कुंडली का मतलब आप जन्म लग कुंडली होता है। जब आप पैदा हुए उस वक्त ग्रहों की जो स्थितियां थी वही स्थिति में आपका जन्म हुआ है, और वही स्थिति आपके जीवन को रेगुलेट करने वाली है। जी वो मान गया गुरु जी एक मैं। मिनट सुनिए, अब जब दशाएं जो आएंगी वो दशाएं ऊपर नीचे कुछ करेंगी, और आपके कर्म जो गोचर में प्लेनेट चल रहे हैं, वो जो गोचर के जो प्लेनेट होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही आपको फल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि गोचर में कोई ग्रह अच्छा बन गया तो आपकी कुंडली में वो खराब है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार वह ग्रह किन भावों में गया है गोचर में, अच्छे में जी गया है तो थोड़ा अच्छा करेगा, लेकिन बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप लेके ही वही आए हैं ना। जी हमारी बात नहीं आ रही? इसलिए ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जब पैदा हुआ उस वक्त जो ग्रहों की स्थितियां होती है वही ग्रहों की स्थितियां उसके जीवन को काफी कुछ डिसाइड कर देती है। तो आप ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश। और सबसे खराब क्या होगा? लगन में अगर पाप ग्रह और लग्नेश भी खराब हो जाए तो फिर भाई उसके आगे आप अपना कुछ ना करिए, वही आप बीन बजाते रहेंगे भैंस के आगे, और भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही हाल आपका होगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए, आपकी जिंदगी सुकून में रहेगी। वरना उनको आप समझाते ही रहेंगे, आपकी जिंदगी आप परेशान हो जाएंगे। उनको 1% नहीं फर्क पड़ने वाला, उनको 1% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेके भी खराब आए हैं और चूंकि मैनेजर भी उनका खराब।
उसमें से कोई एक चीज अच्छी हो जाती तो थोड़ा वो समझते, लेकिन अब क्योंकि क्या बताया जा सके, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अगर वो समझे, इतना लेक्चर के बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति है या सुने या जो भी आगे फ्यूचर में कोई इस लेक्चर को सुने, तो अगर वो हमारी बात को समझ रहा है तो वो प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कैसे करे? अपने ग्रहों के अनुसार, और मन से प्रायश्चित करे। तो हो सकता है आने वाले समय में, अब जो मिल गया, फिर भी सुधारा जा सकता है, उपायों के द्वारा बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझ रहे हैं? कि जिस व्यक्ति को उपाय करना है ना, उसकी बुद्धि नहीं काम करे, क्योंकि लगन तो बुद्धि है ना। लगन क्या है? बुद्धि। वो कहता है कि हम 2 दिन ऐसा करते हैं, बट तीसरे दिन हमसे छूट जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम कह रहे 2 दिन करने के बाद 3 दिन छूट जाए और चौथे दिन फिर से वो उपाय करने लगे, तो ऐसे धीरे 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 थोड़ी बहुत उसको सफलता जरूर मिल जाएगी। अब अच्छा उपाय क्या गुरुजी करना, वो लगन में आया क्या? अगर गुरुजी किसी के घर में ऐसा कुछ है कि भाई जैसे पाप ग्रह बैठे किसी घर के व्यक्ति की कुंडली में, तो उसका कोई ब्लड रिलेशनशिप का बंदा भी कर सकता है? भाई हमारा घर तो पूरी दुनिया है। हमारे घर में वो जो व्यक्ति जितना बैठा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही कोई भी हमको नहीं जानता या हम उसको नहीं जानते, उतना ही हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। नहीं गुरुजी मैं ये नहीं कह रहा, हम मेरी बात मैं आप ये कह समझे, रहा मैं क्या हूँ कह रहा जैसे हूँ? गुरुजी। सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई। अगर इसका कोई उपाय होता तो मैं अभी एकदम बोल देता। वो सबके लिए वही होगा ना। अब हमारे घर में बैठा है तो क्या हमारे से तो कुछ नहीं होने वाला ना। नहीं गुरुजी आपकी बात मैं समझ गया। जी जी मैं जी। ये पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी कि जैसे पिता के लिए पुत्र या पुत्र के लिए पिता या पत्नी ऐसा कुछ कर सकता है कि ये उपाय, या उसी व्यक्ति को ही करने पड़ेंगे? देखिए, अब यहां भी आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देखिए। अगर पिता की जगह पुत्र और पुत्र की जगह पिता उपाय कर लेता, तो पिता ही पुत्र होता, पुत्र ही पिता होता। वो दो अलग अलग क्यों है? इसका मतलब जिस व्यक्ति के जो कुकर्म या कर्म है, उसी व्यक्ति को ही वो भोगने चाहिए और भोगना ही पड़ता है। समझ गए गुरुजी। समझ में आ गया ना? क्योंकि इस जन्म में, इस शरीर में, वो आप उसके पिता या आपके कोई पिता या आपका पुत्र या आप उसके पुत्र हैं। लेकिन वो तो यात्रा तो बहुत सालों से चल रही है, बहुत जी युगों से चल रही है। इस जन्म में आप उसके पिता या पुत्र बने, अगले जन्म में कोई और बनेगा, पिछले जन्म में कोई और बनेगा। लेकिन वो उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये जो ढांचा लिया है, जिसको हम अपनी भाषा में डिब्बा कहते हैं। डिब्बा क्या है? जो आप हमको देख रहे हैं, ये हम नहीं है। ये तो हमको, इस कपड़े को हमने पहन लिया है, तो हमारी ये शक्ल आपको दिख रही है कि 2 नाक है, चश्मा लगा है, काला है, बाल सफेद हैं, बाल कम हैं। ये हमारा एक डिब्बा है। और ये डिब्बा हमको किस कारण से मिला है ऐसा? हमारे पिछले कर्म के अनुसार। पिछले कर्म के अनुसार ऐसा डिब्बा हमको मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारा जो दूसरा जन्म हो, वो अच्छा डिब्बा हमको मिले। क्योंकि शरीर हमारा क्या है? डिब्बा है कि हम है शरीर? शरीर तो हम नहीं है। कि शरीर हम है? नहीं है। नहीं है। हम तो वो हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। ये डिब्बा है। इस डिब्बे में आज थे, कल अगले अगले जन्म में कोई दूसरा डिब्बा ले लेंगे। लेकिन वो ये कौन सा गुरुजी डिब्बा होगा? हाँ गीता में लिखा है 3 शरीर होते हैं कि स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। हाँ। अभी तो हम वही स्थूल हमारा शरीर देख रहे हैं बस। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं ना। ये स्थूल शरीर हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये तो इसी 5 चीजों से बना, इसी 5 चीजों में चला जाएगा। क्योंकि हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए हमें एक शरीर चाहिए था, एक डिब्बा चाहिए था। ये डिब्बा हमने पहन लिया। आप ऐसे समझिए कि कोई वर्कशॉप में, गाड़ी की कोई वर्कशॉप है, कोई गाड़ी की कंपनी है। उसमें उसमें ना उसमें इंजन है और बहुत सारे उसके चेसिस खड़े हैं। तो आप उस इंजन को जिस चेसिस में डाल देंगे, वो अपना इंजन वैसा काम करेगा। क्या वो इंजन, जो वो बॉडी है गाड़ी की, वो बॉडी गाड़ी की उसकी क्वालिटी तो नहीं बन जाएगी? कोई गाड़ी आप लेते तो बॉडी देख कर लेते हैं, इंजन देख करके लेते हैं? कोई भी गाड़ी खरीदते तो क्या देखते हैं? बॉडी देखते हैं तो कि वो देखते हैं, क्या नाम है, इंजन देखते हैं? सबसे पहले क्या देखा जाता है? बॉडी देखते हैं गुरुजी। बॉडी ही देखते हैं।
सबसे पहले तो बॉडी ही देखते हैं, बॉडी देखते हैं, इंजन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं आप भाई? गुरुजी मॉडल ही देखेंगे ना पहले, मॉडल में इंटरनल तो बाद सबसे में। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंजन की है ना। आप क्या बोलते हैं भाई, ये बताओ कितने कितने सीसी की गाड़ी है? देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताओ जरा कितने सीसी की गाड़ी है, इसकी क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, इसकी कितनी आरपीएम है, या कितना इसका जो है कितना टॉर्क है, ये सब पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि देखने में कैसी, भले वो अंदर जो है 50 सीसी का जो है वो लगा पड़ा है गाड़ी, इंजन। तो सबसे पहले आपने गाड़ी देखा, समझ में आया, फिर एट लास्ट लेते समय क्या देखते हैं? इंजन देखते हैं ना, कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है, इंजन की पावर क्षमता कितनी है, कितनी वो सप्लाई करेगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, यही सब देखा जाता है ना। गुरुजी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं ना, अगर अंदर सब नहीं, मजबूत अब हो, वो मॉडल ही अच्छा नहीं इंटरकनेक्ट, हो। हाँ वहां गाड़ियों में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, बट यहां तो नहीं होते ना। आप हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसा भी हो, आप उस व्यक्ति के आचरण विचार व्यवहार से उसको समझेंगे, उसकी शक्ल से समझेंगे? व्यवहार से आचरण व्यवहार से। आचरण व्यवहार से विचार समझेंगे। व्यवहार ये उस व्यक्ति का होगा ना, कि देखने में बड़ा है लेकिन जब मुंह खोलेगा तो 4 गाली देगा, तो आप उससे दूरी बना लेंगे। हाँ गुरु, जैसे ही होता है व्यक्ति को, अगर किसी को पता है कि ये गाली देने वाला व्यक्ति है, तो ये दूर से ही राम राम कर निकल जाते हैं। वही क्यों? तो अगर वो भले देखने में बड़ा स्मार्ट हो, गोरा चिट्टा हो, जो भी जिसको आप स्मार्टनेस कहते हैं वैसा हो, लेकिन उसके साथ तो कोई नहीं जाता। यानी आपके व्यवहार विचार आचरण, ये यानी आप हैं वो, हम ये नहीं है। ये हम क्या बोलते हैं, ये क्या है? हमारा हाथ। तो हमारा हाथ इसका मतलब हम तो नहीं है। अगर हम होते तो हमारा कैसे हो जाता ये? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये जो हम हैं वही हमको लगन से मिला हुआ है, और जो हमारी आत्मा है वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो लगन में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठा है और लग्नेश भी खराब है, और वो कोई भी व्यक्ति, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, हमारी वो बात समझ रहा है, तो भाई वो प्रायश्चित करे। हमको पता है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कह रहे वो 2 दिन करने के बाद 4 दिन ना करे, लेकिन 7वें दिन से फिर से स्टार्ट करे। कम से कम इस आगे की यात्रा भी उसको करनी है ना। ये जीवन खत्म होने के बाद, ये ढांचा खराब होने के बाद आपकी यात्रा नहीं रुकने वाली। समझ में आ रही? हमारी बातें हो सकता है बहुत कम लोग समझे, लेकिन समझना पड़ेगा, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। डीप है गुरुजी, सही बात। तो खैर, अब जो भी है चीजें आपके सामने। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी कुंडली में धन योग देख रहे हो, राजयोग देख रहे हो, और अगर आपकी नजर लगन पे नहीं गई ना, तो आपके फलादेश क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। गलत हो जाएंगे। लगन लग्नेश कमजोर है, उस व्यक्ति के ऐसे कर्म ही होंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लाख वो राजयोग धन योग लेकर के बैठा हो।